साथियों, लेके आए हैं हम राज कॉमिक्स में राजकोष के लुटेरे बाकेलाल का एक और धमाका। आइए, स्वागत। कुछ के लुटेरे। डाकू सुल्तान सिंह अपने साथियों के साथ आंधी तूफान की तरह उधमपुर के राजमहल की ओर बढ़ रहा था और उधमपुर के राजमहल पर पहुंचते ही डाकुओं ने सुरक्षा पर तैनात सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। उफ, मारो! जल्दी सैनिकों को मारकर सुल्तान सिंह और उसके साथी महल में प्रविष्ट हुए और फिर कुछ ही देर में राज्य के कोषागार में साथियों, लूट लो सारा राजकोष। जल्दी करो, राजा के दूसरे सैनिकों के आने से पहले हम सबको निकल जाना चाहिए। जिस आंधी तूफान की तरह सुल्तान सिंह ने आक्रमण किया था, उसी तरह खजाना लुटकर वह चला भी गया। और जब इस घटना की खबर उधम सिंह के राजा उधमी सिंह को मिली तो वह गुस्से में आग बबूला हो उठा। क्या बकते हो महामंत्री, ऐसा हो क्या सकता है? एक डाकू और राजमहल में अंदर घुसकर सारे राजकोष को लूट कर ले गया और हमारे सुरक्षा सैनिक कुछ ना कर सके? उधमपुर की विशाल सेना कुछ ना कर सकी? महाराज, हमारे सैनिकों ने उनका बहुत मुकाबला किया, लेकिन उन डाकुओं का आक्रमण इतना अचानक हुआ कि... खामोश महामंत्री, आप ये जानते हैं कि महल के राजकोष का लुट जाना हमारे लिए कितने शर्म की बात है? आप सेना के टुकड़े लेकर अभी जाइए और उन डाकुओं को पीछा करिए। वे अभी अधिक दूर नहीं गए होंगे। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी सेना को लेकर जाता हूँ। कुछ ही देर में महामंत्री बहुत से सैनिकों के साथ डाकुओं की खोज में निकला। सैनिकों, जंगल का कोना कोना छान मारो, हमें वह डाकू हर हाल में मिलना चाहिए। महामंत्री ने बहुत दौड़ धूप की, लेकिन डाकुओं का कुछ पता नहीं चला। आखिर वह निराश होकर लौट आया। क्षमा करें महाराज, हमने बहुत दूर दूर तक उन डाकुओं की खोज की, लेकिन उनका कोई भी सुराग नहीं मिला। ओह महामंत्री, नगर में घोषणा कर दो, जो कोई भी डाकुओं को पकड़वाएगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। और फिर अगले दिन पूरे राज्य में चौराहों पर यह सूचना लिखी हुई थी: आवश्यक सूचना, खजाना लूटने वाले डाकुओं को पकड़ने वाले व्यक्ति को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दी जाएंगी। डाकू, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं? इस घटना के लगभग एक माह बाद, जय भवानी, जय भवानी। साथियों, वो सामने हमारी मंजिल है। रूपनगर के राजा के पास बहुत भारी राजकोष है। आगे बढ़ो और लूट लो सारा राजकोष। और अगले इससे पहले कि वहां सुरक्षा कर रहे सैनिक कुछ समझ पाते, मारो, बचाओ, मारो! डाकू ने उन्हें पलक झपकते ही मार गिराया। सारा राजकोष अब हमारा है। दूसरे ही दिन रूपनगर में राजा रूप सिंह की ओर से डाकुओं को पकड़ने के लिए घोषणा की जा रही थी। नगरवासियों, डाकू सुल्तान सिंह और उसके साथियों को जो कोई जिंदा या मुर्दा बंदी बनाकर लाएगा, उसे राजा की ओर से 20,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। उधर रूपनगर में घोषणा की जा रही थी, इधर शक्तिनगर में सुल्तान सिंह आक्रमण कर रहा था। साथियों, मां वाणी हमारे साथ है, विजय हमारी ही होगी। साहस से आगे बढ़ो और सारा राजकोष लूट लो। जय भवानी। सच खच। कुछ ही देर में शक्तिनगर का राजकोष भी लूट चुका था और इसी तरह कुछ ही दिनों में सुल्तान सिंह आसपास के अनेक राज्यों के राजकोष लूट चुका था। राजाओं ने उससे बचने की बहुत कोशिश की, किसी को सफलता नहीं मिली। सुल्तान सिंह का आतंक इतना बढ़ चुका था कि उसका आक्रमण देखकर सैनिक उसका मुकाबला करने के बजाय अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगते थे। जय भवानी, जय भवानी, भागो, सुल्तान आ गया, भागो भागो। उधर विशालगढ़ के राजमहल में बाकेलाल राज अतिथि के रूप में ठाठ के दिन गुजार रहा था। बाकेलाल को बचपन से ही शिव का ऐसा वरदान प्राप्त था
कि वह किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई शरारत करता था तो उसका नुकसान होने के बजाय उल्टा लाभ हो जाता था और इससे बाकेलाल का सम्मान भी अधिक बढ़ जाता था। शिव के इस वरदान ने ही बाकेलाल को विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के महल में पहुंचा दिया था। हा 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 हा। अपनी भी क्या किस्मत है, करो बुरा होगा भला। बस एक ही गड़बड़ हर बार हो जाती है, जिसका नुकसान करता हूँ उसे बहुत लाभ होता है और मुझे थोड़ा। लेकिन इस बार कोई ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि योजना की टांग भी ना टूटेगी और मैं माला माल हो जाऊंगा। बस मौका मिलने की देर है। आओ। अभी वे बाकेलाल ये सोच ही रहा था कि तभी, श्रीमान जी, आपको महाराज ने बुलवाया है। सत्यानाश हो महाराज का, सब मजा खराब कर दिया। ऊंचे नीचे, ऊंचे ऊंचे गड्ढों में कितना मजा आ रहा था। महाराज से कहो हम अभी आते हैं। जब बाकेलाल राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा, आओ बाकेलाल, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। कहिए महाराज, आपने कैसे याद किया? मैं तो हर समय आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। अवश्य कोई गड़बड़ है, तभी तो महामंत्री, सेनापति आदि सभी यहाँ पर मौजूद हैं। लगता है यह सब मुझे किसी मुसीबत में फंसाने जा रहे हैं। बाकेलाल समीप के राज्यों में एक खूंखार डाकू सुल्तान सिंह ने भयंकर तबाही मचा रखी है। वह अनेक राज्यों के राजकोष लूट चुका है। महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। बाकेलाल के होते वह हमारे राज्य में कदम भी नहीं रख सकेगा। यूँ तो बाकेलाल जी, आपने अपने हमने अपने राजकोष को बहुत सुरक्षित कर दिया है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे राजकोष बिल्कुल सुरक्षित रहे। वह सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक बार अपनी आंखों से सुरक्षा व्यवस्था देख लेना चाहता हूँ। ठीक है, हम अभी तुम्हारे साथ चलकर उस सुरक्षा व्यवस्था को देख सकते हो। हम महामंत्री और सेनापति के साथ वहीं चल रहे हैं। और फिर बाकीलाल राजा विक्रम सिंह महामंत्री और सेनापति के साथ राजकोष की सुरक्षा व्यवस्था देखने चल दिए। एक लंबा गलियारा पार करने के बाद सब एक विशाल कक्ष में पहुंचे। विशाल कक्ष में पहुंचकर महामंत्री ने अंदर से दरवाजा बंद किया। उन्होंने एक दूसरे दरवाजे को खटखटाया। खटखट खट 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 खट। अगले ही पल, अरे यह क्या? कमरे का फर्श तो नीचे की ओर धंस रहा है। बहुत अच्छा। फर्श के हटने के बाद विशाल कक्ष का दरवाजा अपने आप खुल गया। चर्र चर्र चर्र। उस दरवाजे में प्रवेश कर एक लंबे गलियारे को पार करते हुए सब विशाल लोहे के दरवाजे पर पहुंचे। अरे यह तो बिल्कुल तिलस्मी कहानियों के महल की तरह बना हुआ है। यह दरवाजा कैसे खुलेगा महामंत्री जी? मेरे पाँव के नीचे देखिए महाराज। फर्श के इस टुकड़े को पाँव से 3 बार दबाने से यह लोहे का दरवाजा स्वयं खुल जाता है। आई। फर्श के टुकड़े को दबाते ही लोहे का दरवाजा खुलता चला गया। ऐ ओह, सचमुच बहुत सुरक्षित रखा है खजाना। लेकिन चिंता मत करो, सब बोझ हल्का कर दूंगा। उस दरवाजे को पार करके जब वे सब अंदर पहुंचे, महाराज, इस तालाब के उस पार विशाल कक्ष में राजकोष रखा है और सामने हमारे विशेष सैनिक पहरा दे रहे हैं और तालाब के अंदर हैं मगरमच्छ। लेकिन इस तालाब को पार करके तो डाकू विशाल कक्ष से राजकोष भी लूट सकते हैं। नहीं महाराज, यह संभव नहीं होगा। यह तालाब बहुत गहरा है। फिर इन मांसभक्षी मगरमच्छों को मारकर उस पार पहुंचना बेहद ही कठिन है। आई। और उस पर पहुंचने से पहले हमारे सैनिक विषैले बाणों से डाकू को मारकर बीच में ही डुबो देंगे। लेकिन हम अगर उस विशाल कक्ष में जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं? हम लोग बहुत आसानी से जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सी रंग बिरंगी कील लगी हैं। इनमें से यह कील घुमाने से इस तालाब पर पुल बन जाएगा और फिर उस पुल पर चढ़कर सब विशाल कक्ष के दरवाजे तक पहुंच गए। महामंत्री ने वहां पहरा दे रहे एक सैनिक से कहा,
सैनिक, दरवाजे का ताला खोल दो। और जैसे ही विशाल कक्ष का दरवाजा खुला, बाकीलाल जल्दी से अंदर जाने लगा। ठहरिए बाकीलाल जी, दरवाजा खुला होने पर भी आप कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। वह क्यों? दरवाजा खुला होने पर तो कोई भी वजह से घूमता हुआ अंदर जा सकता है। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। और फिर महामंत्री ने एक सैनिक से भाला लेकर खुले दरवाजे से अंदर की ओर फेंका। हाय हाय हाय। भाला अभी हवा में ही था कि आग की लपटें उसकी ओर बढ़ी। बाल बाल बच गया, नहीं तो अभी राम नाम सत्य जाता। भक, और भाला जल गया। कुछ ही पलों में भाला जलकर भस्म हो गया। और फिर दरवाजे पर लगी एक कल को घुमाकर महामंत्री ने विशाल कक्ष में प्रवेश किया। अंदर जाते ही पूरा कक्ष रोशनी से चमक उठा। महाराज, यह सब सुरक्षा व्यवस्था हमारे राजगुरु सिद्धनाथ ने अपनी तिलस्मी विद्या से की है। और चारों ओर राजकोष हीरे मोती नजर आने लगे। सचमुच यहाँ तो हमारा राजकोष पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। आहा, कितना विशाल राजकोष। एक बार में सारा राजकोष ले जाने में सफल हो जाऊं, फिर देखना मेरी 7 पीढ़ियां मौज से रहेंगी। बाकीलाल, क्या सोच रहे हो? तुमने इस सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ कहा नहीं? कुछ नहीं महाराज, सुरक्षा व्यवस्था वो वाकई बहुत अच्छी है। और फिर सब लौट चले। लेकिन बाकीलाल कुछ और ही सोच रहा था। इस सारी सुरक्षा व्यवस्था की ऐसी तैसी ना कर दी तो मेरा नाम भी बाकीलाल नहीं। उधर दिन प्रतिदिन डाकू सुल्तान सिंह का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। दूर दूर के राज्यों के राजा उसके नाम से भयभीत होने लगे थे। एक दिन अमरपुर में, सेनापति जी, सुल्तान सिंह कभी भी हमारे महल पर आक्रमण कर सकता है। तुमने राजकोष की सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किया है? महाराज, मैंने एक ऐसा काम किया है कि अगर सुल्तान सिंह राजकोष वाले भवन की ओर बढ़ा भी तो वह स्वयं हमारे जाल में फंस जाएगा। तुमने ऐसा क्या किया है सेनापति? महाराज, मैंने राजकोष वाले भवन के पास गहरी खाई खुदवाकर उस पर घास फूस बिछवा दी है। डाकू उस खाई में गिरकर घायल हो जाएंगे तो हम उन्हें आसानी से पकड़ लेंगे। कुछ दिन बीते थे कि एक दिन सुल्तान सिंह ने अमरपुर के राजकोष को लूटने के लिए राजमहल पर आक्रमण कर दिया। साथियों, टूट पड़ो इन सैनिकों पर, कुछ ही देर में सारा राजकोष हमारा होगा। कुछ ही देर में सुल्तान सिंह के द्वार पर खड़े सैनिकों को मारकर राजमहल में प्रवेश किया। लेकिन जब वे सब राजकोष के भवन में के पास पहुंचे, क्या बात है लाखन सिंह, राजकोष के भवन के पास मुट्ठी भर सैनिक। अवश्य ही राजा ने राजकोष की सुरक्षा का कोई विशेष प्रबंध किया है। सरदार, भवन पर सीधे आक्रमण करने के बजाय हमें 1-2 साथियों को वहां भेजना चाहिए ताकि शत्रु की चाल पता लगे। और फिर सुल्तान सिंह ने 2 साथियों को आगे जाने के लिए कहा। वे दोनों अभी भवन की ओर बढ़े थे कि ओह, और वो एक भयानक दलदल गड्ढे में गिर गए। बचाओ, आह, ओह, तो यह बात है। यह है सुरक्षा प्रबंध। लाखन सिंह, हम भवन के पीछे। हम भवन के पीछे से हमला करके राजकोष लूटेंगे। और फिर सुल्तान सिंह ने भवन के पीछे की ओर से जबरदस्त हमला कर दिया। साथियों, और कुछ ही देर बाद अमरपुर का सारा राजकोष लूटकर वे ले गए। जंगल के बीच बने अपने गुप्त अड्डे पर पहुंचकर सुल्तान सिंह ने हर बार की तरह लूट के माल का बंटवारा कर दिया। साथियों, लूट के माल के 3 हिस्से मेरे और 1 हिस्सा तुम्हारा। अब 1 हिस्से में से आपस में बांट लो सब। ओह, लूट के बंटवारे में फिर बेईमानी। सरदार ने 3 हिस्से ले लिए। सुल्तान सिंह ने खुश होते हुए अपने हिस्से का माल उठाया। आहा, माल, कुत्ता कमीना, हर बार ज़्यादा हिस्सा ले जाता है। नहीं, मैं बेईमानी अब नहीं होने दूंगा। मैं सुल्तान सिंह से बराबर कैसे लूँगा? छोटे ठाकुर, क्या सोच रहे हो? जल्दी से माल का बंटवारा तो कर दो। लाखन काका,
यह बंटवारा मैं नहीं कर सकूंगा, तुम ही सबको बांट दो हैं। ऐं? ऐं? और मंगल सिंह दूसरी ओर चला गया। सब डाकुओं को उनका हिस्से देकर अंत में लाखन सिंह मंगल सिंह के पास आ पहुंचा। यह लो छोटे ठाकुर, यह रहा तुम्हारे हिस्से का माल, उधर रख दो काका। बात क्या है छोटे ठाकुर? ठाकुर, सब लोग तो लूट के हिस्से में लेते हुए बहुत खुश थे। तुम ही हो जिसे कोई खुशी नहीं होती। काका, खुशी तो मुझे भी होती, लेकिन यह लूट का हिस्सा नहीं है, मेरी तरफ फेंका हुआ भीख का एक टुकड़ा है। मैं तुम्हारी बात नहीं समझा छोटे ठाकुर। लाखन काका, हिस्से का मतलब सब साथियों में बराबर होता है, लेकिन बेईमानी से दिया गया हिस्सा भीख का टुकड़ा ही होता है। ओह, अब मैं तुम्हारी बात समझा। तुम ठीक कहते हो छोटे ठाकुर, लेकिन यह बात दूसरे किसी साथी के सामने मत कहना। अगर उसने सरदार से कह दिया तो सरदार तुम्हें बागी कहकर मौत के घाट उतार देगा। मुझे मौत का भय मत दिलाओ लाखन काका, अपने अधिकार के लिए मौत से भी टकरा जाऊंगा। वाह छोटे ठाकुर, सचमुच तुम बहुत बहादुर हो। अब वह वक्त आ गया है जब मैं तुम्हें एक राज की बात बता दूं, जो मैंने वर्षों से छिपा कर रखी है। राज की बात? काका, कौन सी बात तुमने छिपा कर रखी है? यह उस समय की बात है जब तुम्हारा पिता ठाकुर संग्राम सिंह दल के सरदार हुआ करते थे। एक दिन हम मानिकपुर में लूटपाट कर रहे थे कि राज सैनिकों ने हमें घेर लिया। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। उस दिन हमारे बहुत से साथी मारे गए और हमें सरदार के साथ उस जगह से भागना पड़ा, और सुल्तान सिंह भी हमारे साथ था। हम एक जंगल में सुरक्षित पहुंच गए थे, लेकिन दल का सरदार बनने के लालच में सुल्तान सिंह ने संग्राम सिंह की हत्या कर दी। आह, सुल्तान धोखा! हा हा हा, अब मैं सरदार बनूंगा। ऐं? और इस तरह सुल्तान सिंह दल का सरदार बन गया। ओह, तो मेरे पिता का हत्यारा यह सुल्तान सिंह है। सुल्तान सिंह, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। ठहरो ठहरो छोटे ठाकुर, सुल्तान सिंह को मारने का अभी समय नहीं आया है। इसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। नहीं, मैं एक दिन भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। बुद्धि से काम लो छोटे ठाकुर, अभी दल के लोगों को अपने साथ मिलाना है। बंटवारे के नाम पर हम लोगों को सुल्तान सिंह के खिलाफ कर सकते हैं। ठीक है, सुल्तान सिंह का अधिक दिन जीवित रहना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें अधिक दिन प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। उधर दौलतपुर के राजा धनराज सिंह डाकू सुल्तान सिंह से बेहद भयभीत थे। महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। मैंने राजकोष की सुरक्षा का ऐसा प्रबंध किया है कि सुल्तान सिंह कभी उसकी परछाई भी नहीं छू सकता। नहीं, हमें अब किसी पर विश्वास नहीं होता। उसने अनेक राज्यों के राजकोषों को चुटकी बजाते ही लूट लिया। महाराज, मैं पूरी सेना राजकोष की सुरक्षा पर लगाता हूँ। नहीं, तब भी शायद हम राजकोष की रक्षा न कर पाएं। और फिर कुछ सोचकर राजा धन सिंह ने कहा, मंत्री जी, हमने सुना है कि विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह ने अपने राजकोष को बहुत सुरक्षित ढंग से रखा है। हाँ महाराज, हमारे गुप्तचरों ने भी ऐसी ही सूचना दी है, और अभी तक सुल्तान सिंह ने विशालगढ़ के राजकोष को लूटने की कोशिश नहीं की है। शायद वह भी उस राजकोष को लूटने से डरता है। मंत्री जी, मैं सोचता हूँ कि हम भी अपने राजकोष की बहुमूल्य वस्तुएं, हीरे जवाहरात अनेक उनके राजकोष में रखवा दें। राजा विक्रम सिंह हमारे अच्छे मित्र हैं। आप ठीक सोच रहे हैं महाराज, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो ठीक है, आज ही अपने राजकोष की बहुमूल्य वस्तुएं विशालगढ़ भेजने का प्रबंध करो, लेकिन यह सब काम बहुत होशियारी से होना चाहिए। महाराज, मैं सभी वस्तुएं ऐसे गुप्त ढंग से विशालगढ़ भेजूंगा कि किसी को कानो कान भी खबर नहीं होगी। और फिर तीर्थ यात्रियों के रूप में सैनिकों का एक दल बहुमूल्य वस्तुओं को लेकर विशालगढ़ की ओर रवाना हो गया। फिर देखते देखते अन्य निकटवर्ती राजाओं ने भी गुप्त रूप से अपना राजकोष विशालगढ़ भेज दिया।
राजा विक्रम सिंह अपने दरबार में बैठे थे कि नरसिंहपुर का एक सैनिक उनके सामने पहुंचा। महाराज की जय हो। नरसिंहपुर के राजा रंजन सिंह ने अपना राजकोष सुरक्षित रखने के लिए भेजा है। महामंत्री धर्म सिंह, नरसिंहपुर के राजकोष को भी अपने राजकोष के साथ सुरक्षित रखवा दो। जो आज्ञा महाराज। और नरसिंहपुर का राजकोष भी विशालगढ़ के राजकोष के साथ रखवा दिया गया। एक दिन महामंत्री, अनेक राज्यों के राजकोष विशालगढ़ पहुंच चुके हैं। अब इन राजकोषों को सुरक्षित रखना हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। महाराज, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमारा राजकोष पूरी तरह से सुरक्षित है। कोई चिड़िया भी वहाँ पंख नहीं मार सकती। चिंता मत करो, एक बार जरा सा मौका लगने दो, सारा बोझ हल्का कर दूंगा। बाकेलाल तो ये सोच रहा है। और इस बात से बेखबर एक दिन डाकू सुल्तान सिंह ने राजकोष लूटने के लिए नरसिंहपुर की ओर कूच किया। सुना है नरसिंहपुर के राजा के पास हीरे जवाहरातों का बेशकीमती राजकोष है। हाँ सरदार, यह भी सुना है कि उसके पास बहुत अधिक सैनिक भी नहीं है। फिर तो सारा राजकोष बहुत आसानी से हमारे हाथ में आ जाएगा। कुत्ता, फिर सारे लूट के माल के 3 हिस्से अपने पास रख लेगा ये तो। नरसिंहपुर में राजकोष भवन के पास पहुंचते ही सुल्तान सिंह ने हमला बोल दिया। इन थोड़े से सैनिकों को तो पलक झपकते ही मौत के घाट उतारकर मैं सारा राजकोष लूट लूंगा। राजकोष भवन, जय भवानी, जय भवानी। लेकिन जब डाकुओं ने उन सैनिकों को मारना शुरू किया तो हमें मत मारो, हमें मत मारो, हम हथियार डाल देते हैं, हम दरवाजे खोल देते हैं, आप सब कुछ ले जाइए। सैनिकों ने भवन के दरवाजे खोल दिए और सुल्तान सिंह धड़धड़ाता हुआ भीतर प्रविष्ट हुआ। लेकिन जब उसे थोड़ी सी स्वर्ण मुद्राओं के अलावा कुछ भी नहीं मिला तो वह आग बबूला हो उठा। लाखन सिंह, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सारा राजकोष कहाँ गया? लगता है राजा ने राजकोष को कहीं छिपा दिया है। आइन। लाखन सिंह, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुल्तान को खाली हाथ लौटना पड़ा हो। अवश्य राजा ने सारा धन कहीं छुपा दिया है। घेर लो साथियों इन सैनिकों को और इनसे पूछो राजा ने सारा राजकोष कहाँ छुपा दिया है। सरदार, हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। महाराज ने सारा धन राजकोष विशालगढ़ में सुरक्षित रखा है। विशालगढ़? हाँ सरदार, हमारे राजा ने ही नहीं बल्कि दूसरे सभी राजाओं ने भी अपना अपना राजकोष विशालगढ़ में सुरक्षित रख छोड़ा है। वापिस चलो साथियों। सभी डाकू वापस लौट पड़े। उस दिन सुल्तान सिंह ने अपने साथियों से कहा, साथियों, आज हमें पहली बार असफलता का मुंह देखना पड़ा है, लेकिन अब हमें एक बहुत बड़ी सफलता भी हाथ लगेगी। हम कुछ ही दिनों में विशालगढ़ पर आक्रमण करके एक साथ बहुत से राज्यों का राजकोष लूट लेंगे। लेकिन मैं तुम्हें उस राजकोष को नहीं लेने दूंगा। लेकिन सरदार, हमें विशालगढ़ के राजमहल पर आक्रमण करने से पहले वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि जब वहाँ पर बहुत से राज्यों का राजकोष रखा गया है तो अवश्य ही उसकी सुरक्षा की व्यवस्था बहुत मजबूत होगी। लाखन सिंह ठीक कहते हैं सरदार। ठीक है, कल कुछ लोग वेश बदलकर विशालगढ़ जाएंगे और राजकोष की सुरक्षा व्यवस्था का पता करेंगे और साधु बनकर ये लाखन सिंह और मंगल सिंह वेश बदलकर विशालगढ़ की ओर चल पड़े। उधर विशालगढ़ के राजभवन में राजा विक्रम सिंह गहरी चिंता में डूबे थे। आधी रात बीत चुकी थी। स्वर्णलता तो उस साइड मुंह करके सो रही है, लेकिन विक्रम सिंह को नींद नहीं आ रही थी। निसंदेह महामंत्री ने राजकोष की सुदृढ़ सुरक्षा की है, लेकिन फिर भी किसी दिन सुल्तान सिंह किसी तरह सारे राजकोष को लूट कर ले जाने में सफल हो गया तो मैं उन राजाओं का धन कैसे लौटाऊंगा? विशालगढ़ की एक एक ईंट भी बेच दूंगा तो भी उनका राजकोष नहीं लौटा पाऊंगा। मुझे इस राजकोष के अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। बस सुबह होते ही मैं महामंत्री से अधिक सुरक्षा करने के लिए कहूँगा। और अगले दिन सुबह होते ही राजा विक्रम सिंह ने महामंत्री धर्म सिंह से कहा, महामंत्री, हम चाहते हैं कि विशालगढ़ और दूसरे राज्यों के राजकोष की अधिक सुरक्षा करने के लिए राजमहल में जगह जगह घंटियां लगा दी जाएं, ताकि खतरा होने पर
उन घंटियों के बजाते ही विशालगढ़ की पूरी सेना सतर्क होकर उन डाकुओं पर टूट पड़े। और बाकेलाल, तुम समय समय पर जाकर राजकोष की व्यवस्था देखा करोगे ताकि कोई भी गड़बड़ होने ना पाए और खतरे की घंटियां भी ऐसी स्थिति में बच जाएं, सेनापति को इसकी सूचना हो जाएगी। आप चिंता न करें, मैं एक एक पहर के बाद राजकोष को जाकर देखता रहूंगा। राजा विक्रम सिंह के पास से वापस लौटते हुए बाकेलाल उस राजकोष को उड़ा लेने की योजना बनाते बनाते मन ही मन खुश हो रहा था। उधर लाखन सिंह और मंगल सिंह ने लौटकर विशालगढ़ के राजकोष के बारे में सुल्तान सिंह को बताया। सरदार, उस राजकोष के बारे में राजा विक्रम सिंह के अलावा महामंत्री, सेनापति और एक विशेष व्यक्ति बाकेलाल ही जानते हैं, जो इस समय विशालगढ़ के अतिथि गृह में रह रहे हैं। बाकेलाल? लाखन सिंह, अगर इस बाकेलाल को पकड़ ले जाए तो हमें राजकोष का रास्ता मालूम हो सकता है। हाँ सरदार। तो फिर देर किस लिए? आज रात ही बाकेलाल को अतिथि गृह से उठा लाओ, हम उससे पूछकर सारा राजकोष लूट लेंगे। लेकिन कुत्ते, इस बार मैं तुम्हें राजकोष नहीं लेने दूंगा। इस बार सारा राजकोष मेरा होगा, ये मंगल सिंह सोच रहा है। और फिर उस रात लाखन सिंह, मंगल सिंह और कुछ डाकू अतिथि गृह के पास पहुंचे। छोटे ठाकुर, मैंने खिड़की में रस्सी का फंदा फंसा दिया है, अब तुम जल्दी से ऊपर चढ़कर बाकेलाल को उठा लाओ। और रस्सी के सहारे मंगल सिंह और कुछ डाकू ऊपर चढ़ गए। अब उधर बाकेलाल अतिथि गृह में कोमल गद्दों पर लेटा था। उसकी आंखों में नींद का नाम नहीं था। आंखों के सामने विशाल राजकोष घूम रहा था। और तभी बाकेलाल की आंख खुल गई। कौन हो तुम लोग? यहाँ कैसे आए? हम तुम्हें लेने आए हैं। अगर तुमने शोर मचाया, अभी खंजर घोंप देंगे। क्या क्या चाहते हो तुम? मेरे पास कोई राजकोष नहीं है। मैंने राजकोष की चोरी नहीं की है। चुपचाप हमारे साथ चलो, अगर जरा भी चू चपड़ की तो गर्दन अलग कर देंगे। और फिर रस्सी के सहारे नीचे उतरकर डाकू बाकेलाल को जंगल में ले गए। अभी तो राजकोष मेरे हाथ भी नहीं लगा और ये डाकू मेरे पीछे लग गए। हे बजरंगबली, मेरी रक्षा करना। जय हनुमान। कुछ देर में उन डाकुओं ने बाकेलाल को सुल्तान के सामने पेश कर दिया। सरदार, यह बाकेलाल है, इसे उस राजकोष की सुरक्षा के बारे में सब कुछ पता है। अरे बाप रे, कहाँ फंस गया? बहुत अच्छा बाकेलाल, हमें उस राजकोष के बारे में सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो हम तुम्हारा खूबसूरत सिर धड़ से अलग कर देंगे। जब बाकेलाल कुछ नहीं बोला तो बोलो बाकेलाल, राजा विक्रम सिंह ने राजकोष की सुरक्षा का क्या प्रबंध किया है? मुझे कुछ नहीं मालूम, महाराज ने मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं बताओगे? लाखन सिंह, बाकेलाल के हाथ काट दो। हाय मेरे प्यारे प्यारे हाथ। सरदार, बताता हूँ, अभी बताता हूँ। पहले वादा करो कि आप मेरे हाथ नहीं काटोगे। हाथ कट गए तो मैं हलवा पूरी और मिठाई कैसे खाऊंगा? और फिर बाकेलाल ने डरते डरते सारी सुरक्षा व्यवस्था सुल्तान सिंह को बता दी। लेकिन सरदार, आप मेरी सहायता के बिना उस राजकोष तक नहीं पहुंच सकोगे, और अगर आप मेरी सहायता चाहते हो तो मुझे लूट के माल में से आधा हिस्सा देना होगा। बाकेलाल, तुम सुल्तान सिंह से आधा हिस्सा मांग रहे हो? हम तुम्हारी जुबान काट लेंगे। सोच लो सरदार, अगर आपने मेरी जुबान काट दी तो राजकोष तक पहुंचने की जानकारी कौन देगा? बहुत चालाक मालूम होता देता है। एक बार राजकोष मेरे हाथ लग जाए फिर सारी चालाकी निकाल दूंगा। अच्छा बाकेलाल, मैं अपने राजकोष का 10वां हिस्सा दूंगा, लेकिन अब भी तुमने इनकार किया तो अभी तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। अरे बाप रे बाके, जो मिलता है चुपचाप ले ले। यहाँ तो गर्दन भी धड़ से अलग होती दिखाई पड़ रही है। सरदार, मुझे आपकी बात मंजूर है। तो ठीक है, राजकोष लूटने के बाद तुम्हारा हिस्सा नगर के बाहर शिव के पुराने मंदिर में पहुंचा देंगे। राजकोष की सुरक्षा के बारे में बाकेलाल से सारी बात पूछकर सुल्तान सिंह ने उसे फिर विशालगढ़ पहुंचा दिया।
सुल्तान सिंह की बताई गई योजना के अनुसार अगली रात बाकीलाल ने महल में लगी घंटियों की रस्सियों को काट दिया। ये रस्सी भी कट गई। अब ना रहेगी रस्सी, ना बजेगी घंटी। सेना को राजकोष के लुटने का भी पता नहीं चलेगा। हे भगवान, यदि सुल्तान सिंह राजकोष लूटने में सफल हो गया तो मैं अपने हिस्से में से मेरे तेरे मंदिर में चांदी का दीपक जलाऊंगा। रात की दूसरे पहर ही सुल्तान सिंह ने राजमहल पर चुपचाप आक्रमण कर दिया। राजमहल के दरवाजे पर खड़े सैनिकों को मारकर सुल्तान सिंह ने भीतर प्रवेश किया। ओह, डाकू आ गए! तुरंत खतरे की घंटियां बजाओ। अरे ये घंटियां तो बजती ही नहीं, रस्सियां कटी हुई हैं। उफ! और कुछ ही देर में सुल्तान सिंह अपने साथियों के साथ तालाब के किनारे पहुंच गया। सरदार, अब इस तालाब को कैसे पार करेंगे? इस तालाब में तो भयंकर मगरमच्छ तैर रहे हैं। ठहरो लाखन सिंह, बाकेलाल ने हमें किसी कील को घुमाने के लिए कहा था। हाँ, याद आया। ओह, यह रही वह कील है। हाँ, यही वह कील है जिसे घुमाने से यहाँ पुल बन जाएगा। और फिर सुल्तान सिंह ने कील घुमाते ही कि तालाब पर एक पुल बन गया। पुल द्वारा तालाब को पार कर सुल्तान सिंह विशाल कक्ष के सामने पहुंच गया। पलक झपकते ही डाकुओं ने द्वार पर खड़े सैनिकों को मारकर विशाल कक्ष का दरवाजा खोल दिया। अभी कुछ डाकुओं ने भीतर प्रवेश किया ही था कि आह, मैं जल गया! आह, बचाओ! ठहरो साथियों, आगे बढ़ो, यह दरवाज़ा नहीं है, मौत का कुआं है। तभी सुल्तान सिंह ने कुछ सोचा। यहाँ पर बाकेलाल ने कोई चीज़ घुमाने के लिए कहा था। हाँ, वह रही कल, मैं उसे अभी घुमाता हूँ। यह सोचकर सुल्तान सिंह उस कल की ओर बढ़ा। बाकेलाल द्वारा बताई गई कल को घुमाकर सुल्तान सिंह ने तलस्मी आँख को बंद कर दिया। साथियों, अब तुम सब निडर होकर अंदर जा सकते हो। फिर तो सभी डाकू राजकोष पर टूट पड़े। साथियों, सारा राजकोष उठा लो, जल्दी उठाओ! इतने हीरे जवाहरात मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। मैं तो बस हीरे हीरे ही उठाऊंगा। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं! और फिर सारा राजकोष लेकर सुल्तान सिंह वहाँ से निकल गया। और जब राजा विक्रम सिंह को कुछ सैनिकों ने राजकोष लूट ले जाने की सूचना दी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि डाकुओं ने हमला किया था तो घंटियां क्यों नहीं बजाईं? महाराज, हमने घंटियां बजाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लगता था किसी ने पहले ही घंटियों की रस्सियां काट रखी थी। घंटियों की रस्सियां काट दी थी? लेकिन किसने? महामंत्री, तुम उस नमक हराम का पता करो, हम उसे अभी फांसी की सजा देंगे। महाराज, घंटियों की रस्सियां काटने वाला अवश्य ही कोई महल का आदमी होगा। फांसी? अरे बाप रे! मुझे अभी खिसक कर शिव के पुराने मंदिर में पहुंचना चाहिए। अगर राजा को पता चल गया तो। अब बाकेलाल सोचता है कि उसे तो फांसी पर लटका देंगे। और तभी राजा विक्रम सिंह ने सेनापति से कहा, सेनापति, तुरंत सेना को आदेश दो, वे डाकुओं का पीछा करें, देश विदेश का कोना कोना छान मारो। मुझे सुल्तान सिंह जिंदा या मुर्दा चाहिए। महाराज, मैं पहले ही उन डाकुओं की तलाश में सेना भेज चुका हूँ। राजा विक्रम सिंह को सेनापति से बातें करते देख बाकेलाल खिसकने लगा। लेकिन तभी बाकेलाल चुपचाप जा रहा था। बाकेलाल, तुम ऐसे चुपके से कहाँ जा रहे हो? आओ, मारे गए। महाराज, मैं अपने तरीके से उन डाकुओं को पकड़ने जा रहा हूँ। शाबाश बाकेलाल, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। हाय! बाकेलाल जल्दी जल्दी वहाँ से चल दिया। बच गए, नहीं तो राजा भी पकड़ लेता। चलो बेटा, बाकेलाल भाग लो यहाँ से, सिर पर पाँव रखकर। उधर विशालगढ़ के बाहर पुराने शिव मंदिर में, साथियों, आज की लूट के माल के 3 हिस्से में लेता हूँ और 1/4 हिस्से को तुम सब आपस में बांट लो। बाकेलाल को कुछ नहीं मिलेगा, मैं उसे आते ही कत्ल कर दूंगा। अरे क्या? ठहरो सरदार, इस बार लूट के माल में सबको बराबर का हिस्सा देना होगा। मंगल सिंह, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? सरदार, मैं अपना हक मांग रहा हूँ और अपना हक मांगना कोई अपराध नहीं है। ओह, लगता है मंगल सिंह की मौत आ गई। खामोश गुस्ताख, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम बागी हो गए हो। साथियों, मंगल सिंह को बगावत की सजा दो। सुल्तान सिंह का आदेश पाते ही कुछ डाकू मंगल सिंह की ओर बढ़े, लेकिन तभी खबरदार,
कोई मंगल सिंह को हाथ नहीं लगाएगा। वह ठीक कह रहा है, हम सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, हमें बराबर का हिस्सा मिलना ही चाहिए। साथियों, यह सब बागी हो गए हैं, इन सबको मौत के घाट उतार दो। सुल्तान सिंह, मुझे भी आज तुमसे अपने पिता की हत्या का बदला लेना है। और फिर सब डाकू एक दूसरे पर टूट पड़े। कुछ ही देर में बहुत से डाकू मारे गए। तभी घायल मंगल सिंह ने सुल्तान सिंह के पेट में तलवार घोंप दी। सुल्तान सिंह बोला, आ मर गया। और मंगल सिंह बोला, आ। घायल मंगल सिंह भी गिरकर मर गया। जब बाकीलाल वहां पहुंचा तो लगभग सभी डाकू लड़कर मर चुके थे और कुछ घायल डाकू तड़प रहे थे। अरे वाह ऊपर वाले, आज तो तूने पूरा छप्पर फाड़कर ही खजाना दे दिया। आ पानी, बाकीलाल मेरे पेट से ये तलवार निकाल दो। आ लेकिन जैसे ही बाकीलाल ने सुल्तान सिंह के पेट से तलवार खींची थी, मर गया। महाराज, वह रहे अपने बाकीलाल जी। शायद उन्होंने अकेले ही सारे डाकुओं को मार डाला है। बाकीलाल, तुम तो बहुत ही बहादुर हो, हम तुम्हें बहुत इनाम देंगे। तुमने सारे राजकोष बचाकर हमें अपमानित होने से बचा लिया। आए, अरे फिर मारे गए बेटा बाकीलाल। अगर यह सब थोड़ी देर ना आते तो आज सारा राजकोष तेरा ही होता। आज तो इन्होंने योजना की नहीं, तेरी ही टांग तोड़ दी। जब बाकीलाल राजा विक्रम सिंह को साथ वापस लौटा तो नगर के लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे, लेकिन बाकीलाल कुछ और ही सोच रहा था। बाकीलाल की जय जय हो, बाकीलाल अमर रहे। मेरा बेड़ा गर्क हो गया और मेरा बेड़ा गर्क हो गया और यह सब मेरी जय बोल रहे हैं। हाय, सारा राजकोष मुझे मिल गया होता तो मैं भी राजा बन गया होता। आओ, समाप्त। और इसी तरह के कॉमिक्स को सुनने के लिए, देखने के लिए आप हमारे वीडियोस देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट दीजिए कमेंट सेक्शन में। उसमें बताइए कि आपको कौन सी कॉमिक्स पसंद है और हम पूरी कोशिश करेंगे उस कॉमिक्स को आपके सामने लाने के लिए। धन्यवाद।